क्या राम जन्मभूमि? कौन है कहता कि ये राम जन्मभूमि? यही राम नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, बाबरी मस्जिद दाब के रखे हुए हैं। कहाँ खेसरा खतियान प्लॉट नंबर कुछ है कोई प्रमाण किसी के? The pseudo-secularism practiced by most political parties, and they say that here is a party at least which does not shy away from saying that yes, if I am a Hindu, I am proud of being a Hindu. बाबर वहां आते हैं, उसके कोई सूबेदार उस मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाते हैं, तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा। और आपने अब तक ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। और जब तक मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहाँ हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे। जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। हमारा पहला कदम जाति जनगणना को करवाने का होगा। And this is in regard to India's next census exercise, which will include a cost count. The Union Cabinet has gone ahead and made that decision and that announcement. This is, of course, chaired by Prime Minister Modi, who's gone on to call this a historic decision. आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। भारत में जातियों की व्यवस्थित गणना अंग्रेजों की सोची समझी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी थी। फर्स्ट जाति जनगणना 1871 में हुई और 1971 तक लगातार हर 10 साल में कंटिन्यू रही। इसका मकसद सिर्फ प्रशासन को आसान बनाना था, ना कि समाज की भलाई करना। इस तरह से अंग्रेजों ने जाति गणना करके जातियों को रजिस्टरों में ऐड करके हमेशा के लिए फिक्स और परमानेंट बना दिया। 1947 में आज़ादी मिलते ही नेहरू जी ने इसको परमानेंट बंद कर दिया। उनका मानना था कि जाति एक सामाजिक बुराई है और इससे भारतीय समाज काफ़ी हद तक बट जाएगा। इसलिए उन्होंने 1951 में जो आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई, उसमें सिर्फ SC ST की जनगणना कराई। यानी SC ST वर्ग से ही केवल जाति के बारे में पूछा गया था, क्योंकि उनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी। संविधान के आर्टिकल 341 में ऐतिहासिक छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार, इन सब के बेस पर SC कैटेगरी की जातियों को डिफाइन किया गया था और आर्टिकल 342 में जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज के समुदायों को ST कैटेगरी की लिस्ट में डाला गया था। इस समय तक कोई OBC को अलग से संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था, इसलिए फर्स्ट जनगणना में SC और ST को छोड़कर बाकी किसी से भी जाति के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब आगे की कहानी समझने से पहले आपको संविधान का आर्टिकल 15 समझना पड़ेगा, जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट के तहत आता है। मित्रों, आर्टिकल 15 के 3 भाग है, 15(1), 15(2), 15(3). 15(1) में लिखा है कि राज्य द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, सिर्फ इनके बेस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राज्य की डेफिनेशन थी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नगर पालिका, पंचायत, रेलवे इत्यादि। आर्टिकल 15(2) में स्टेट और पीपल दोनों के लिए ये मैंडेटरी था कि ये दोनों धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, इनके बेस पर भेदभाव नहीं करेंगे। कहाँ पे नहीं करेंगे? तो ये सार्वजनिक दुकान, भोजनालय, कुएं, तालाब, सड़कें, इन सब जगह पर धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, इनके बेस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 15(3) में लिखा है कि स्टेट महिला और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय कर सकता है। तो मित्रों, भारत की कास्ट पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन की स्टोरी को शुरू करते हैं। 1948 में मद्रास सरकार, यानी आज की चेन्नई, उन्होंने जाति के बेस पर या कहीं तो OBC, नॉन OBC के बेस पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दे दिया था। इसके बाद चंपकम दोराई राजन नाम की महिला ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार को डांटते हुए इसको रद्द कर दिया। बट नेहरू जी ने फर्स्ट संविधान संशोधन करते हुए आर्टिकल 15 में एक और भाग जोड़ दिया, आर्टिकल 15(4), जिसमें लिखा था राज्य द्वारा SC, ST और OBC के उत्थान के विशेष उपाय किए जा सकते हैं, यानी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब सवाल ये आया कि भाई SC, ST कैटेगरी में कौन सी जातियां आती है और उनको उस हिसाब से
जैसे एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिला है। ये सब तो हमें पता है क्योंकि ये संविधान की सूची में लिखे हुए हैं। लेकिन ओबीसी कैटेगरी में कौन सी जाति आएगी, कितना आरक्षण मिलेगा, ये कैसे पता करें? तो इसी के सॉल्यूशन के लिए 1953 में काका कालेलकर कमेटी बनाई गई। इसने रिपोर्ट तो सबमिट कर दी, लेकिन नेहरू जी ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि नेहरू जी और खुद काका कालेलकर इन दोनों की राय थी कि इससे देश में जातिवाद मजबूत हो जाएगा और ये देश के लिए खतरा साबित हो जाएगा। इमरजेंसी के बाद देश में आक्रोश का माहौल था और कांग्रेस की नींव डगमगाने लग चुकी थी। 1977 के चुनाव में जनता ने इंदिरा को हराकर सत्ता से बाहर कर दिया और 30 साल बाद देश को मिला एक फर्स्ट नॉन कांग्रेसी पीएम, जनता पार्टी के मोरारजी देसाई। इनकी सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। 1-2 साल बाद चौधरी चरण सिंह को लगने लगा कि मोरारजी देसाई कोऑपरेटिव और बिजनेसमैन लॉबी के हित में काम कर रहे हैं और किसानों, गरीबों, ग्रामीणों इनको अनदेखा कर रहे हैं। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को अरेस्ट तक भी करा दिया था, जबकि पीएम देसाई इनको सॉफ्टली हैंडल करने की सोच रहे थे। तो यहाँ से इन दोनों के बीच खाई बनना शुरू हो गई। इसी बीच गृह मंत्री रहते हुए चरण सिंह ने सीबीआई के थ्रू प्रधानमंत्री देसाई के बेटे पर इनकम टैक्स इवेजन, भ्रष्टाचार इनकी जांचें शुरू कर दी। इससे देसाई को लगा कि चरण सिंह जानबूझकर सीबीआई को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि चरण सिंह को होम मिनिस्ट्री से हटाकर वित्त मंत्री बना दिया गया। लेकिन इससे इन दोनों के बीच की खाई और बढ़ने लगी और चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी के भीतर ही गुटबंदी करनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि सरकार बने सिर्फ 2 साल ही हुए थे और मोरारजी देसाई ने पीएम पद से इस्तीफा देकर अपनी सरकार गिरा दी। उन्होंने कहा कि जब मेरे अपने लोग ही साथ ना दे तो पद पर रहना उचित नहीं है। इसी समय पर उन्होंने ओबीसी की जातियों को पहचान देने के लिए बीपी मंडल आयोग बनाया। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन दिया और चौधरी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेकर संसद में बहुमत साबित करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इंदिरा ने समर्थन वापस ले लिया और मात्र 23 दिन के बाद ही चौधरी को भी इस्तीफा देना पड़ा। 1980 में वापस चुनाव हुए और इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से वापसी की। इसी बीच मोरारजी देसाई ने ओबीसी की पहचान के लिए जो बीपी मंडल आयोग बनाया था, उसने 1980 में इंदिरा के सामने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में एससी कैटेगरी के 15%, एसटी के 7.5% रिजर्वेशन की, जैसे ही ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन देने की बात कही थी। लेकिन उस समय इंदिरा के पास तगड़ा बहुमत था, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को संभाल कर रख लिया और उन्हें लगा कि यदि आगे के चुनाव में वोट बैंक कमजोर होगा, उस वक्त ओबीसी को आरक्षण का तोहफा देकर, यानी देश का बहुमत 52% ओबीसी वोटर्स को अपने वोटर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए उन्होंने ये कहकर मंडल रिपोर्ट को टाल दिया कि ये देश के लिए विभाजनकारी साबित होगा। 1984 में इंदिरा गांधी की दुखद मृत्यु हो जाती है, जब उनके 2 अंगरक्षकों ने उनको गोली मार दी थी। इसके बाद सत्ता में आते हैं उनके पुत्र राजीव गांधी, और राजीव गांधी को देश की जनता ने अब तक का सबसे बड़ा जनादेश दिया था, 404 सीट। लेकिन जैसे जैसे कुछ समस्याएं सामने आई, लोगों का राजीव गांधी के प्रति विश्वास उठने लग गया। ये समस्याएं थी जैसे बोफोर्स घोटाला, जिसमें स्वीडन की एक तोप बनाने वाली कंपनी से सरकार द्वारा रक्षा सौदे के बदले कमीशन ले लिया गया था। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को भी तेज कर दिया था, जिसका फायदा बीजेपी उठाने वाली थी, हिंदू वोटर्स को मोबिलाइज करके। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक बनाना शुरू किया
इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो केस के फैसले को उलट दिया। मित्रों, शाहबानो नाम की एक 62 वर्षीय महिला थी जिसके पति ने उनको तलाक दे दिया था। तलाक के बाद उस लेडी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग की। अब कोर्ट्स के सामने क्वेश्चन था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरिया लॉ के बावजूद क्या एक तलाकशुदा महिला को सीआरपीसी 125 के तहत भरण पोषण मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सीआरपीसी की 125 धारा सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम धर्म के अनेकों संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि हम इस तरह हमारे शरिया लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी बीच राजीव गांधी सरकार ने इसको एक मौके के रूप में देखा और मुस्लिम महिला तलाक अधिनियम पारित कर दिया, जिसमें था कि उस महिला को सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही खर्चा पानी मिलेगा, उसके बाद नहीं। इद्दत यानी मुस्लिम लॉ में पति से तलाक या पति की मृत्यु होने के कुछ लिमिटेड टाइम तक वो महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो इस तरह से राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर मुस्लिम वोट बैंक तो तैयार कर लिया, पर देश के बाकी धर्मों में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। विभिन्न सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों, इन सब ने इस कानून की काफ़ी आलोचना की और लोगों में नाराजगी बढ़नी शुरू हो गई। बोफोर्स केस, देन शाहबानो केस, मुस्लिम तुष्टीकरण, इन सब रीजन्स की वजह से राजीव गांधी का डाउन फेज शुरू हो गया था। और बोफोर्स केस में नाम आने के बाद उनके वित्त मंत्री वीपी सिंह ने इस घोटाले की जांच के आदेश दे दिए। इस जांच में प्रधानमंत्री ऑफिस और राजीव गांधी के काफ़ी करीबी लोगों के नाम सामने आने लगे। तो राजीव गांधी ने वीपी सिंह को वित्त मंत्री से हटाकर रक्षा मंत्री बना दिया, यानी एक टाइप से डिमोशन कर दिया, और बाद में रक्षा मंत्री के पद से भी हटा दिया। वीपी सिंह ने इस बात से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया और विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक नया दल बना लिया। बोफोर्स केस, शाहबानो केस, मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके बाद वीपी सिंह के रिजाइन, इन सब कारणों की वजह से 1989 के चुनाव में राजीव गांधी की बुरी तरह से हार होती है। और वीपी सिंह, जो कभी राजीव गांधी के खास मित्र और वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपनी करप्शन फ्री छवि की वजह से बीजेपी और लेफ्ट पार्टी, इन दोनों के साथ मिलकर सरकार बना ली। वीपी सिंह की सरकार बहुत ही कमजोर गठबंधन की सरकार थी। एक तरफ बीजेपी थी या कहें तो राइट विंग, और दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज का समर्थन। तो ये काफ़ी कमज़ोर गठबंधन था जिसमें किसी की भी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही थी। इसके अलावा बीजेपी अपना अयोध्या आंदोलन भी शुरू कर चुकी थी और दूसरी तरफ लालू, मुलायम, नीतीश, इन जैसे नेताओं ने मंडल आयोग लागू करने की डिमांड तेज कर दी। वीपी सिंह की सरकार ऑलरेडी कमज़ोर सरकार थी, तो अब उनको बहुमत वर्ग यानी 52% ओबीसी का स्थायी समर्थन चाहिए था, स्थायी वोट बैंक बनाना था उनको। बीजेपी ऑलरेडी अपनी पकड़ ओबीसी वोटर्स में काफ़ी बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ लालू, मुलायम, नीतीश, इन तीनों ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की डिमांड की वजह से ओबीसी में अपनी पकड़ बना ली थी। तो इन सब के चलते 1990 में वीपी सिंह ने सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया, ताकि उनको अब बहुमत वर्ग या कहें तो 52% ओबीसी वोटर्स का स्थायी समर्थन मिल सकता था। एससी कैटेगरी के लिए तो 15%, एसटी के लिए 7%, और अब ओबीसी के लिए भी 27% आरक्षण हो गया था, यानी कुल 49% आरक्षण हो चुका था। इससे जनरल कैटेगरी ने देश भर में काफ़ी विरोध प्रदर्शन, यहाँ तक कि आत्मदाह तक भी किए। लेकिन देश के 52% ओबीसी समुदाय के हीरो वीपी सिंह, लालू यादव, मुलायम यादव, नीतीश कुमार, ये सब बन चुके थे। इसी के 2 साल बाद इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन वो 50% ही हो सकती है। जैसे ही मंडल आयोग लागू हुआ और ओबीसी का समर्थन वीपी सिंह, लालू, मुलायम इनकी तरफ शिफ्ट होने लगा। इसी बीच 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू करते हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा इसी रथ यात्रा से शुरू हुआ था।
am also conscious when I see highly educated people, university dons, university teachers, university students, girls coming out from their colleges and standing outside, and the kind of enthusiasm I see in their faces, in their countenances, makes me feel that in their case it is not just religiosity. They may not be normally very religious, but in their case it is a strong sense of revulsion against the pseudo-secularism practiced by most political parties, and they say that here is a party at least which does not shy away from saying that yes, I am a Hindu, I am proud of being a Hindu. जहाँ राम का जन्म हुआ था, आप नारा लगा रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे। राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। जो मंदिर के पहले विरोधी थे वो भी अब कहने लगे हैं कि अयोध्या में मंदिर तो बनना चाहिए। बाबर वहां आते हैं, उसके कोई सूबेदार उस मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाते हैं, तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। ये रथ यात्रा भारतीय राजनीति का एक ऐसा ऐतिहासिक पल थी जिसने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को एकदम साइड करके हिंदुत्व की राजनीति को केंद्र में ला दिया था। इसी यात्रा से बीजेपी को काफ़ी फायदा हुआ, जिसे 84 में केवल 2 सीट मिली थी, अब 91 के चुनाव में उसे 120 से ज़्यादा सीटें मिली। यानी इस यात्रा ने बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था। अभी तक हर पार्टी अपनी अपनी साइड चुन चुकी थी, जैसे कांग्रेस, जिसने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर मुस्लिम पॉपुलेशन को अपना वोट बैंक बना चुकी थी। वीपी सिंह, लालू, नीतीश, ये सब मंडल आयोग की वजह से मेजर ओबीसी पॉपुलेशन को रिझाने का प्रयास कर रहे थे। बीजेपी राम मंदिर आंदोलन के थ्रू कास्ट पॉलिटिक्स को हिंदुत्व पॉलिटिक्स में चेंज कर चुकी थी। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव बिहार में आडवाणी को रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार करके मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में सफल हो चुके थे। रथ यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी थी। समस्तीपुर में एक बड़ी रैली होनी थी। बीजेपी और उसके सहयोगी पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। उन्हीं के कहने पर यह गिरफ्तारी हुई। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का काफ़ी ख्याल रखा। हेलीकॉप्टर से उन्हें उसी वक्त दुमका भेज दिया गया, जहां पर एक गेस्ट हाउस में लाल कृष्ण आडवाणी को रखा गया। काफ़ी सुविधाएं थी लाल कृष्ण आडवाणी के लिए उस गेस्ट हाउस में। लेकिन इस घटना ने भी 2 चीज़ें की। एक, रथ यात्रा रुक गई। दूसरा, लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक कद बढ़ा। और तीसरी चीज़ ये की कि लालू प्रसाद यादव को कट्टर हिंदुत्व के विरोधी ओबीसी नेता के तौर पर पूरे देश में स्थापित कर दिया। क्या राम जन्मभूमि? कौन है कहता कि यही है राम जन्मभूमि? यहीं राम नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं। बाबरी मस्जिद दाब के रखे हुए हैं। कहाँ खेसरा खतियान प्लॉट नंबर कुछ है कोई प्रमाण किसी के? What? और इसके बाद अयोध्या में जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के पास पहुंचने की कोशिश की, तो अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव, उन्होंने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया। यानी वो भी अपनी वोट बैंक की साइड चुन चुके थे। मुलायम सिंह यादव का एक काफ़ी फेमस बयान था कि बाबरी मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो खैर, इस तरह से राजनीति का सफ़र अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से शिफ्ट होकर हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिक्स के रूप में जन्म ले चुका था। मित्रों, 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कांग्रेस डिसाइड ही नहीं कर पाई कि इसका समर्थन करें या विरोध करें। इससे हुआ ये कि 1991 से लगभग 2004 तक ओबीसी का सारा वोट लालू, मुलायम, नीतीश इन जैसे नेताओं के पास गया और बचा कुचा वोट बीजेपी ने अपनी कमंडल पॉलिटिक्स यानी राम मंदिर आंदोलन के थ्रू कैप्चर कर लिया। इस समय तक कांग्रेस सिर्फ थोड़े बहुत SC/ST और मेनली मुसलमानों तक सिमट गई थी। यानी कांग्रेस ने ओबीसी की राजनीति को खाली छोड़ दिया था। जिस मंडल आयोग के आरक्षण से कांग्रेस को ओबीसी वोट बैंक कैप्चर करने में नुकसान हो रहा था, 2005 में कांग्रेस ने उसी मंडल की राजनीति को फिर से अपनाया। मित्रों, अभी तक आर्टिकल 15(4) के तहत मंडल रिपोर्ट लागू करके सरकारी जॉब्स में तो आरक्षण मिल ही चुका था, लेकिन अब 2005 में कांग्रेस ने आर्टिकल 15(5) ऐड कर दिया,
जिसमें सरकारी हो या निजी सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इन सब में SC, ST, OBC इन सबको एडमिशन के लिए आरक्षण दिया गया। वही सेम SC के लिए 15%, ST के लिए 7% और OBC के लिए 27%। क्योंकि मंडल आयोग के बाद SC, ST, OBC सभी को आरक्षण मिल चुका था, लेकिन जनरल कैटेगरी में अभी आक्रोश बढ़ता जा रहा था और बीजेपी ने इसे अपना राजनीतिक रूप से मास्टर स्ट्रोक बनाया और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरक्षण गेम में भाग ले लिया। लेकिन पहली बार भारत में आरक्षण के आधार को जाति नहीं बल्कि आर्थिक हालात को बनाते हुए जनरल कैटेगरी के गरीब वर्गों के लिए EWS के रूप में आरक्षण लागू कर दिया। चूंकि कांग्रेस के पास ऑलरेडी मेजॉरिटी मुस्लिम वोट बैंक था जो राजीव गांधी के टाइम से ही बना हुआ था और 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा के बाद कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर जो पोज लगा था, 2024 में राहुल गांधी ने अपने SC, ST, OBC वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए वापस से जाति जनगणना की मांग को उठाना शुरू कर दिया और इसी के साथ रिजर्वेशन की 50% की जो अपर कैप लिमिट है उसको हटाने और यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिले, इन सब डिमांड्स को पुश करना शुरू कर दिया। हालांकि इस मूव से कांग्रेस काफ़ी हद तक SC, ST समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में कर चुकी थी। उसी का नतीजा था कि बीजेपी लगभग हर सेक्टर में अच्छा काम करने और यहाँ तक कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद भी अपने हिंदुत्व पॉलिटिक्स को सस्टेन नहीं कर पाई और 2024 के चुनाव में मात्र 240 सीटों पर सिमट गई। वही मोदी जी जिन्होंने 2019 में EWS लागू करते समय जाति की जगह गरीबी को बेस बनाया था, वही मोदी जी जिन्होंने अप्रैल 2024 में जातिगत जनगणना को अर्बन नक्सल विचारधारा तक कह दिया था। और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है। दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। उन्हीं मोदी जी ने आने वाली जनगणना में कास्ट सेंसस को अलाउ कर दिया है जो अंतिम बार 1931 में हुई थी। हालांकि ये 2011 में भी हो चुकी है पर इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। तो जितना भी रिजर्वेशन परसेंटेज डिवाइड है वो 1931 की जातिगत जनगणना के बेस पर ही है। तो एक तरफ तो बीजेपी का ये यू टर्न है कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके नेहरू जी ने कास्ट सेंसस आज़ादी मिलते ही बंद करवा दी थी, ये कहते हुए कि ये देश के लिए सबसे बड़ा। और उसी कांग्रेस के राहुल गांधी कास्ट सेंसस की पैरवी करके इसको अपना मेन इलेक्शन कैंपेन बना रखे हैं। और जब तक मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। और इसीलिए हमारा पहला कदम जाति जनगणना को करवाने का होगा। आखिरी बात, सरना कोड देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टी ने अपनी दिशा, रणनीति और चाल दोनों बदल दी है। अब आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां जातिगत जनगणना या तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर लेकर जाएगी या फिर लोकतंत्र की नींव तक को हिला देगी। तो मित्रों, ये थी भारत की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रिजर्वेशन की स्टोरी। इस पूरे मुद्दे पर आप अपने विचार कमेंट कर जरूर बताना।
धन्यवाद।